रुद्रसेन के अत्याचार से पूरा राज्य कांपता था। हर सुबह एक नया आतंक लेकर आती थी। टैक्स बहुत ज्यादा थे, सजाएं बेहद क्रूअल। महल में उसकी हंसी गूंजती थी, जो उसके लोगों की चीखों के बीच एक खौफनाक धुन बन गई थी। डर उसका हथियार था, जिसे वह बड़ी बेरहमी से इस्तेमाल करता था। कभी भव्य रहा, यह शहर अब उसके अत्याचारों के निशान लिए हुए था। टूटी हुई दीवारें, वीरान बाजार और खोखली आंखों वाले लोग एक भयानक तस्वीर पेश करते थे। विद्रोह की फुसफुसाहटें सुलगती हुई चिंगारियों की तरह थीं, जिन्हें रुद्रसेन के गुस्से के खौफ ने जल्दी ही बुझा दिया। चारों ओर निराशा फैली हुई थी। उम्मीद, जो कभी एक चमकती ज्वाला थी, हर गुजरते दिन के साथ फीकी पड़ती जा रही थी। लोग एक रक्षक, अपने सबसे बुरे समय में उम्मीद की किरण की चाहत कर रहे थे। लेकिन उस क्रूर राजा की ताकत को चुनौती देने की हिम्मत कौन करेगा? वासुभूति, एक बुद्धिमान बुजुर्ग, आर्यक के सामने खड़े थे। उनका शरीर उम्र के साथ झुक गया था, लेकिन उनकी आंखें एक पिता के प्यार से जल रही थीं। उनका बेटा, जो कभी एक प्रसिद्ध मूर्तिकार था, रुद्रसेन की क्रूरता का एक और शिकार बन गया था। देशद्रोह के झूठे एलिगेशंस में उसे फांसी दे दी गई, जिससे उसकी पत्नी और बच्चे अकेले रह गए। आर्यक, वासुभूति की आवाज भावुकता से भर गई। आप अपनी बहादुरी, तलवारबाजी के लिए जाने जाते हैं। हमारे लोग दुखी हैं। वे आपकी तरफ देखते हैं, आपको अपनी एकमात्र आशा मानते हैं। वे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बैठ गए। कृपया आर्यक, मेरे बेटे का बदला लो। उन सभी का बदला लो जिन्होंने रुद्रसेन के अत्याचार का दंश झेला है। हमें इस अंधेरे से बाहर निकालो। उनकी गुहार उस छोटी सी झोपड़ी में गूंज उठी, जो दुहक और निराशा से भरी हुई थी। आर्यक, एक विशाल व्यक्तित्व जिसके चेहरे पर ताकत झलकती थी, ने उस बूढ़े व्यक्ति की ओर देखा। वह हमेशा से ही हिंसा से नफरत करता था। उसने पहाड़ों में एक साधारण जीवन जीना पसंद किया था। लेकिन वासुभूति को देखकर उनका दुख इतना कच्चा, इतना स्पष्ट था कि उसके अंदर कुछ जाग गया। वह रुद्रसेन की क्रूरता से अनजान नहीं था। उसने अपने ही परिवार की आंखों में डर देखा था। राजा के नाम मात्र से ही लोगों के डर के मारे कांपने की आवाज सुनी थी। वह जानता था कि वह अब और चुप नहीं रह सकता। उठो वासुभूति, आर्यक ने कहा। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। मैं अपने लोगों को और ज्यादा कष्ट सहते हुए नहीं देख सकता। मैं रुद्रसेन के खिलाफ खड़ा होऊंगा। उसके शब्द, हालांकि संयमित थे, उनमें लोहे की गूंज थी। अनिच्छुक योद्धा अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए तैयार था। आर्यक जानता था कि वह अकेला रुद्रसेन से नहीं लड़ सकता। राजा की सेना बहुत बड़ी थी। उसका खजाना उसके लोगों के चुराए हुए धन से भरा हुआ था। उसे एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो रुद्रसेन की ताकत को चुनौती देने के लिए काफी शक्तिशाली हो। उसके विचार समुद्रगुप्त की ओर गए, जो पड़ोसी राज्य के एक जस्टिस प्रिय और बहादुर शासक थे। समुद्रगुप्त अपनी रणनीतिक प्रतिभा और न्याय के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। कहानियों में युद्ध के मैदान में उनकी बहादुरी और सभा कक्ष में उनकी बुद्धिमत्ता के किस्से मशहूर थे। आर्यक जानता था कि अगर वह समुद्रगुप्त को अपने साथ मिलाने में कामयाब हो जाता है, तो उनके पास रुद्रसेन को हराने का मौका होगा। समुद्रगुप्त के राज्य का सफर लंबा और खतरनाक था, लेकिन आर्यक अपने लोगों की दुर्दशा और वासुभूति की प्रार्थना की याद से प्रेरित था। वह तब तक चैन से नहीं बैठेगा जब तक वह अपने लोगों को अत्याचार से मुक्त कराने के लिए जरूरी मदद नहीं हासिल कर लेता। समुद्रगुप्त गौर से सुन रहे थे। जब आर्यक ने रुद्रसेन की क्रूरता और अपने लोगों की पीड़ा के बारे में बताया, उनका चेहरा गंभीर था। उनकी तेज नजरों से कुछ भी नहीं बचता था। जब आर्यक ने अपनी बात खत्म की, तो कक्ष में सन्नाटा पसर गया। रुद्रसेन के अत्याचार ने बहुत बड़ा साया डाल दिया है। समुद्रगुप्त ने आखिरकार कहा,
उनकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी। उसके लालच की कोई सीमा नहीं है, उसकी क्रूरता की कोई हद नहीं है। मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता जब बेगुनाह लोग पीड़ित हैं। लेकिन उन्होंने आर्यक के गुस्से को शांत करने के लिए हाथ उठाते हुए कहा, रुद्रसेन को हराना आसान नहीं है। हमें अपनी रणनीति सावधानी से चुननी होगी, तब वार करना होगा। वह जो सबसे कमजोर हो। समुद्रगुप्त का समर्थन हासिल करके आर्यक अपने राज्य लौट आया। वह एक भूत की तरह घूमता रहा। उसकी उपस्थिति बाजारों और गुप्त सभाओं में धीमी आवाज में फैलती रही। उसने पीड़ितों को एकजुट किया, उनके सुलगते हुए गुस्से को आजादी की तीव्र इच्छा में बदल दिया। अंधेरे की आड़ में गुप्त बैठकें होती थीं, योजनाएं बनाई गईं, गठबंधन किए गए। आर्यक के अटूट संकल्प से प्रेरित होकर लोगों को अपनी आवाज फिर से मिली। उन्होंने विद्रोह की बातें की। उनका डर उम्मीद की एक किरण में बदल गया। आर्यक जानता था कि बिना रणनीति के विद्रोह का विफल होना तय है। उसे रुद्रसेन की कमजोरियों का फायदा उठाना था, राजा के अहंकार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करना था। वह सही समय का, वार करने के सही मौके का इंतजार कर रहा था। भाग 7, पीड़ितों का गुस्सा। वार्षिक फसल फेस्टिवल आ गया। एक ऐसा समय जब रुद्रसेन की लोहे जैसी पकड़ भी ढीली पड़ जाती थी। यही वह पल था जिसका आर्यक इंतजार कर रहा था। जैसे ही शहर जश्न मना रहा था, उस तूफान से बेखबर जो उठने वाला था, आर्यक और उसके अनुयायियों ने अपना साहसिक हमला शुरू कर दिया। उन्होंने तेजी से और निर्णायक रूप से प्रहार किया। उनका गुस्सा वर्षों के उत्पीड़न से भड़का हुआ था। शहर में अफरा तफरी मच गई। आर्यक के साहस से उत्साहित होकर लोग अपने अत्याचारियों के खिलाफ उठ खड़े हुए। सड़कें जो कभी रुद्रसेन के अत्याचार में खामोश रहती थीं, अब युद्ध की गर्जना से गूंज उठीं। नियत समय पर पहुंचकर समुद्रगुप्त की सेनाओं ने इस उपद्रव को और बढ़ा दिया। पासा पलट गया था। रुद्रसेन, जो पूरी तरह से बेखबर पकड़ा गया था, और खुद को न केवल एक विद्रोह का सामना करते हुए पाया, बल्कि अपने ही लोगों के क्रोध का सामना करते हुए पाया। भाग 8, रुद्रसेन का पतन। रुद्रसेन अपने महल में घिरा हुआ पिंजरे में बंद जानवर की तरह चिल्ला रहा था। उसके वफादार रक्षक एक एक करके गिरते गए, जो हमले की भयंकरता से अभिभूत थे। महल, जो कभी उसकी शक्ति का प्रतीक था, अब एक ढहता हुआ जेल था। उसने अपनी तलवार निकाली। उसका चेहरा गुस्से और डर के मिश्रण से विकृत था। उसने आर्यक को कम करके आंका था, उसे एक मामूली किसान समझा था। अब उसे एहसास हुआ कि बहुत देर हो चुकी थी। लोग अपने धार्मिक क्रोध से भरे हुए अपना बदला लेंगे। जैसे ही आर्यक सिंहासन कक्ष में घुसा, रुद्रसेन ने हमला कर दिया। लेकिन वर्षों की भोग विलास ने उसकी प्रतिक्रिया को कुंद कर दिया था। आर्यक ने उसके वार को आसानी से रोक दिया। उसकी आंखें ठंडी आग से भरी हुई थीं। उस पल रुद्रसेन को पता था कि उसके आतंक का शासन समाप्त हो गया है। भाग 9, एक नया सवेरा। रुद्रसेन के अत्याचार का अंत होने पर शहर से एक सामूहिक जयकारा गूंज उठा। लोग अपनी बेड़ियों से मुक्त होकर सड़कों पर नाच रहे थे। उनके चेहरे एक नए युग के आगाज की रोशनी से जगमगा रहे थे। आर्यक, जिसे उनका रक्षक माना जाता था, खुश लोगों की भीड़ के बीच खड़ा था। उसका दिल जीत की कीमत से भारी था। समुद्रगुप्त ने अपनी बात पर खरे उतरते हुए सत्ता के सुचारू परिवर्तन को सुनिश्चित किया। उन्होंने आर्यक में एक जस्टिस प्रिय और दयालु शासक के गुण देखे। वह जानता था कि उसके नेतृत्व में राज्य समृद्ध होगा। खुश नागरिकों द्वारा देखे गए एक भव्य समारोह में समुद्रगुप्त ने आर्यक को सही शासक घोषित किया। जैसे ही आर्यक सिंहासन पर विराजमान हुए, उन्होंने किए गए बलिदानों का सम्मान करने और बुद्धिमत्ता और करुणा के साथ शासन करने की कसम खाई।
भाग 10 आजादी की विरासत। देश में शांति लौट आई। आर्यक ने बुद्धिमत्ता और करुणा से निर्देशित होकर रुद्रसेन के अत्याचार की राख से राज्य का पुनर्निर्माण किया। उसने न्याय के साथ शासन किया, हमेशा अपने लोगों द्वारा सहे गए कष्टों को याद रखा। रुद्रसेन के शासन की याद न्याय के महत्व और इसके लिए लड़ने वालों के साहस की एक कठोर याद दिलाती थी। आर्यक की बहादुरी और समुद्रगुप्त की बुद्धिमत्ता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो भविष्य के नेताओं को प्रेरित करती हैं और लोगों को याद दिलाती हैं कि सबसे बुरे समय में भी निराशा पर आशा की जीत हो सकती है। राज्य जो कभी डर के साए में डूबा हुआ था, अब समृद्ध हो गया था। यह पीड़ितों के साहस, एकता की ताकत और आशा की शक्ति का प्रमाण था। आजादी की विरासत कठोर संघर्ष से हासिल और पूरी ताकत से संरक्षित जीवित रही।